क्लास 10th बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नेम मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है इसकी हम सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें पार्ट 1 में जो है हमने डिफाइन करना है क्लास लिमिट्स को। क्लास लिमिट्स का क्या कंसेप्ट है इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लास लिमिट्स कहते हैं द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। यानी कि जब आप कोई ग्रुप टेबल बनाते हैं, जैसे ये फ्रीक्वेंसी टेबल आप देख रहे हैं, इसमें क्लासेस बनाते हैं और इधर फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं यानी उनकी तादाद लिखते हैं। तो क्लासेस में जो सबसे छोटी मतलब जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है वैल्यू से और जहाँ पे एंड होती है, ये छोटी जो वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू, ये क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। जैसे 2 से 5 तक एक क्लास है तो इसमें 2 जो है लोअर लिमिट है और 5 जो है इसकी अपर लिमिट है। तो इसी के से ये कंसेप्ट जो है क्लास लिमिट्स का वो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी जिसमें डिफाइन करना है हमने क्लास मार्क को, कि क्लास मार्क या इसे मिड पॉइंट भी कहते हैं, ये कैसे फाइंड किया जाता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड क्लास मार्क। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट्स बाय 2। यानी कि क्लास लिमिट ही को हम क्लास मार्क को ही हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। और ये क्लास इंटरवल की कैसे मतलब वैल्यू को यूज़ करके फाइंड किया जाता है कि आप क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है उन दोनों को प्लस करते हो और 2 पे डिवाइड करते हो तो क्लास मार्क आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। अब 2 और 5 को आप प्लस करोगे 7 आएगा और उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बनता है 7 और 7 का हाफ करेंगे 3.5। सेम यही कैलकुलेशन जब आप 6 + 9 करेंगे और 6 + 9 करेंगे तो ये बनता है 15 और 15 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.5 आया। और सेम इसी तरह आप इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट है जी कि व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री, यानी जैसे ये अपर क्लास बाउंड्री है 5। ठीक है, अब इस तक जो फ्रीक्वेंसी बनी है इसी को हम इस ग्रुप की कहेंगे कि ये क्या है जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यानी लेस देन 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 ऑब्जर्वेशन है। जब मैं कहता हूं जी 5 से 8 एक ग्रुप है यानी एक क्लास बाउंड्री है, और लेस देन 8 कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसमें 7 इस ग्रुप की अपनी ऑब्जर्वेशन और 5 वो उस ग्रुप की ऑब्जर्वेशन जिनकी ऑब्जर्वेशन 5 से लेस थी। तो यानी 7 और 5 ऐड होकर 12 आ गई इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह मैं कहता हूँ जी लेस देन 11 तो ये फिर 20, 7 और 5 तीनों ऐड होकर 32 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें है कि डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं कि आ टेबल शोइंग फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट अ क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि ऐसा टेबल जो कि हर क्लासेस की आगे उसकी फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा हो, ऐसे टेबल को हम कहते हैं कि ये टेबल जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल है। तो इसी कैसे ये डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम जो है इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। यानी आप इतनी सी इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा कि व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। अब इसका ग्राफ अगर वैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ताकि आपको याद आ जाए हिस्टोग्राम किसे कहते हैं। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को लॉन्ग वाई एक्सिस और जो एज है या दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा जाता है। यानी कि क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो बेसिकली इसमें क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस होती हैं। और जब इनका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो इसमें रेक्टेंगल्स बनते हैं और वो तमाम आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन्हें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम जो है इसका ग्राफ बनता है और इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है कि नेम 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के कोई से 2 नाम हमने बताने हैं। यानी सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज को कहा जाता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि ऑब्जर्वेशन के ज़्यादा, जो डाटा की ऑब्जर्वेशन है उसके ज़्यादा नज़दीक तरीन हो। तो इसको मेजर करने के लिए एक जो मेथड है वो है अरिथमेटिक मीन का,
और एक जो है नाम और कोई हम लिख देते हैं, चलें ज्योमेट्रिक मीन लिख देते हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन है। और इसी तरीके से इसे अगर हम ज़्यादा भी लिखना चाहें तो एक और भी बता सकते हैं, और वो है हार्मोनिक मीन का, ठीक है। यानी थर्ड जो है उसका भी नेम हम यहाँ लिख देते हैं, हार्मोनिक हार्मोनिक मीन। तो इसी के से ये तीन नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, और भी हैं इसके अलावा, लेकिन मैंने आपको बेसिक्स जो नाम है वो यहाँ पर शो कर दिए हैं। यानी ये जो नाम ज़्यादा हम समझ लें कि ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें डिफ़ाइन करना है। अरिथमेटिक मीन को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है इज़ अ मेजर दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि आपने अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जर्वेशंस का, एक्स ऑब्जर्वेशंस का, जो कि फ़र्ज़ करें ये हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो आप क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे, ठीक है। यानी समीशन एक्स मीन्स कि इनका सम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि, और फिर इनको डिवाइड कर देंगे। सम जो आया आपके पास वेरिएबल का नंबर ऑफ वैल्यूज़ का, ये कितनी नंबर है वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 हैं ये, तो n यानी इसमें 5 होगा इस केस में, और आप इसको इन वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर ये आप सम कैलकुलेट करें तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 + 5 15 आता है, और 15 को आप n यानी 5 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x बार यानी अरिथमेटिक मीन जो आपको मिलेगा वो 3 मिल जाएगा। इस तरीके से कि 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 15, तो ये आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास x बार जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो 3 आ जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी, इसमें इस तरह से है कि राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। यानी अरिथमेटिक मीन की जो है आपने 3 प्रॉपर्टीज जो है वो लिखनी है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। यानी कि जो डाटा की ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं इसमें ओरिजिन में चेंज लाना चाह रहा हूँ तो मैं इस वैल्यूज़ में कोई एक कांस्टेंट फर्ज करें कि वैल्यू 3 है, वो सब में ऐड कर दूंगा या सब में से माइनस कर दूंगा। तो जो मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशंस आएंगी, यानी वाई की वैल्यूज़ फर्ज करें मैं इसमें ऐड करता हूँ एक्स में ए को 3 को, यानी 1 + 3 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 + 3 6, 4 + 3 7 और 5 + 3 8। तो अब अगर आप x बार फाइंड करेंगे, यानी इस x का ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, या अगर आप y बार का अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों का अलग अलग जवाब आएगा। तो इसका मतलब कि चेंज आ गया है मीन में, किस वजह से, ओरिजिन को चेंज करने से। यानी कि कोई एक वैल्यू हमने तमाम ऑब्जर्वेशन में ऐड कर ली या सब्ट्रैक्ट कर ली, तो उससे जो है वो एक फ़र्क आ जाता है। और जो इसकी अब सेकंड प्रॉपर्टी है वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। यानी स्केल का मतलब ये है कि आप ऑब्जर्वेशन जो अगर फ़र्ज़ करें एक्स ऑब्जर्वेशन है, जैसे उसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो आप अगर किसी भी कांस्टेंट ए से फ़र्ज़ करें वो 5 है या 3 है, आप हर ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो न्यू ऑब्जर्वेशन आती हैं उनका एवरेज पुराने वाली एवरेज से चेंज हो जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक को आप यहाँ ये 3 है, तो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 3 4 ज़ार 12 3 5 ज़ार 15। अब आप इनका एवरेज लें एक्स वालों का और वाई वालों का, तो ये चेंज आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो है एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि आपके पास जो एक्स ऑब्जर्वेशन है, जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर आप इनकी एवरेज ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें इनकी एवरेज आती है, इन सब का सम 15 बनता है ओवर 5, तो ये 3 आ जाती है। अब अगर आप इन तमाम की डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं, जो कि x माइनस एक्स बार की मदद से आप कर रहे हैं, और उनका जब सम निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा हमेशा। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 - 3 कितना बनता है, -2 बनता है। सा 1 - 2 क्या बनता है, -1 बनता है। 1 माइनस सॉरी यहाँ पर मुझे एक मिनट, इसको मुझे करेक्ट करना होगा, चूँकि अब ऑब्जर्वेशन जो हमने रखी थी वो 2 रखी थी। 2 - 3 क्या बनता है, -1 बनता है। इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। 3 - 3 क्या आता है, 0 आता है। 4 - 3 क्या आता है, 1 आ जाता है। और 5 - 3 क्या आता है, 2। तो अब आप देखें यहाँ पर इनका अगर आप
ऐड करते हैं इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को, यानी सम ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि -2 +2 को कैंसिल कर देगा, -1 +1 को, तो आपको सम जो है इनका वो 0 मिलेगा। तो ये हमेशा आप देखेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन आप सेलेक्ट करें, जब भी आप उसी ऑब्जर्वेशन की एवरेज लेंगे और फिर उसका डेविएशन जो है ऑब्जर्वेशन का उसकी एवरेज से लेंगे और फिर उन तमाम डेविएशन को ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। तो ये है प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी जी, अरिथमेटिक मीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन मीडियन। मीडियन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मीडियन क्या होता है जी? मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि मीडियन जो होता है, एक डाटा को जब आप अरेंज फॉर्म में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसमें जो वो वैल्यू, जो डाटा की वो वैल्यू जिससे 50% डाटा उससे पहले हो और 50% डाटा उससे आगे हो, वो मीडियन कहलाता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक डाटा लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 9 एंड 15, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं 21। अब ये 7 वैल्यूज़ हैं। इसमें हम ये बात नोट करें कि 5 एक ऐसी वैल्यू है जो कि मिडल में आ रही है, मतलब कि इससे पहले 3 वैल्यूज़ हैं और इससे आगे भी 3 वैल्यूज़ हैं, यानी 50% डाटा इससे पहले है और 50% डाटा इससे आफ्टर है। तो इस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये मीडियन वैल्यू है, ठीक है जी, मीडियन है। अब इस मीडियन को फाइंड करने के ग्रुप और अनग्रुप डाटा में अलग अलग फार्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये कंसेप्ट बताना है कि मीडियन क्या है। तो वो आप इनके थॉरली जो इनके वीडियोस लेक्चर है मीडियन के ऊपर बना हुआ, उसमें आप इनके प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं जो मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, जिसमें डिफरेंट केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो या ऑड ऑब्जर्वेशन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पर मैंने इन्हें सॉल्व करके भी शेयर किया हुआ है। तो इससे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अब वो कौन सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें इस तरह से कि डिफाइन करना है मॉड को। तो मॉड को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा सेट, यानी डाटा सेट की सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो मॉड कहलाती है। यानी इसको मैं यूँ समझा सकता हूँ एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल एक डाटा सेट है जिसमें 2, 2, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 9, सॉरी इसको यहाँ ऐसा लिख देते हैं 9, देन 10, देन 100 फॉर एग्जांपल। अब इसमें हमने देखा कि जो 5 है वो 3 टाइम्स यानी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। 2 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी हो रहा है, लेकिन 5 बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हम ये कहेंगे जो इस डाटा सेट का मॉड है वो क्या है, 5 है। तो इसी के से जो हम ये मॉड का कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं। अब इस पर थॉरो वीडियो बना हुआ है जिसमें और भी जो सिचुएशंस हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस की गई हैं। इसमें ग्रुप डाटा से कैसे मॉड फाइंड किया जाता है, अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड किया जाता है मॉड, वो आप कंसेप्ट लेक्चर से वीडियो प्ले करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11 के व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम क्या किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सोल्यूशन इसका कि हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn। यानी कि हार्मोनिक मीन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास गिवन है। इसका पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ हार्मोनिक मीन का, फिर समझाता हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो सम रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस का आएगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x जो ऑब्जर्वेशन है वो है 12, एक है 5, एक है 8 और एक है 4। अब आप अगर इसके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं, यानी 12 का रेसिप्रोकल होगा 1/12, तो ये आता है कोई 0.0833 या 83 चलें लिख देते हैं। 5 का जो है रेसिप्रोकल वो 0.2 हो जाएगा 1/5, और 8 का हो जाएगा 0.125, और 4 का जो है रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 0.25। ठीक है, मैं बस जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर। अब इनका अगर आप सम करते हैं, समीशन 1/x, मतलब इनका इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, तो ये आता है आंसर कोई तकरीबन 0.6583। अब आप इसमें ये देखें कि जो n है वो कितना है, 4 है। तो इसमें हार्मोनिक मीन जो हम फाइंड करेंगे वो इस तरह से हो जाएगा कि 4 न्यूमरेटर में आएगा और ये वाला जो आंसर आया 0.6583 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 4 डिवाइडेड बाई 0.6583 तो ये बनता है कोई तकरीबन 6.6
0.076 तो इसी के से आप हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसे डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। जी नेक्स्ट पार्ट है जी डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। हमें ज्योमेट्रिक मीन को जो है डिफाइन करना होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे x1 x2 x3 अप टू सॉन x n ऑब्जर्वेशन, इन सारों का प्रोडक्ट लेके इनका nth रूट ले लेंगे, पॉजिटिव रूट ले लेंगे, तो वो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। यानी इसका फार्मूला हम यूँ कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें n ऑब्जर्वेशन है तो इंडेक्स जो होगा रूट का वो या ऑर्डर जो होगा रेडिकल का वो n होगा, और इसमें हम लिखेंगे x1 x2 x3 इन सारों का और अप टू सॉन सबका प्रोडक्ट इस अंडर रूट के मतलब जो रेडिकल साइन है उसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हैं जिसमें 2 4 और 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो चूंकि ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मैं क्यूब रूट ले लूँगा और इनका प्रोडक्ट ले लूँगा 2 4 और 8 का। अब आप जानते हैं कि 2 4 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64 होता है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 बन जाएगा। और 64 का अगर आप क्यूब रूट लेते हैं, चूँकि 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। तो इसी के से जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ पे पॉजिटिव हमने रूट लिया है, nth रूट लिया है, वो ये यहाँ इस केस में क्यूब रूट लिया है वो 4 आया है, और ये इस वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो इसी के से ये कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है जी हमसे कि व्हाट इज़ रेंज। रेंज किसे कहते हैं? तो सॉल्यूशन में हम यूँ डिफाइन करेंगे कि रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए डाटा सेट, यानी कि डाटा सेट की दो एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी बहुत छोटी और बहुत बड़ी, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट करता है रेंज। यानी कि ये स्कैटरनेस ऑफ डाटा को या डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसका फार्मूला होता है जी कि जो मैक्सिमम है, यहाँ पे चले मैं इसको मैक्सिमम लिख देता हूँ, मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो लीस्ट ऑब्जर्वेशन है उससे आप डाटा की माइनस कर दोगे, तो आर रेंज आप इससे फाइंड कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक्स हमारे पास एक डाटा सेट है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं 2 5 9 27 91 एंड 100। तो अब इसमें अगर अब इस डाटा का अगर हमने रेंज फाइंड करना है तो हम देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 100 है और जो इसमें लीस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 2 है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि 98 आता है, तो इसी के से आप रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है ये कि डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन of xi vary from 1 to 3 up to so on n observations from their arithmetic mean। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो भी डाटा सेट आपको गिवन है आप उसको उसके जो अरिथमेटिक मीन है यानी जिसे हम एक्स बार कहते हैं उसमें से माइनस करेंगे, यानी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर इन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे तमाम का, और फिर उनका सम करके आप इनकी टोटल ऑब्जर्वेशन जो है उनसे डिवाइड करके इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस तरीके से मालूम हो जाता है। इसके और भी मेथड हैं, इसके ऊपर थोड़ा एक पूरा एक वीडियो लेक्चर है और डिफरेंट केसेस के ऊपर हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो आप वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जस्ट डेफिनेशन रिक्वायर्ड थी और मैंने फार्मूला सिर्फ आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे लिख दिया है।